जलियांवाला बाग का नरसंहार क्यों हुआ था, इसके पीछे का पूरा सच क्या था तथा इसका बदला कैसे लिया गया था। साल 1919 में हमारे देश में कई तरह के कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए थे और इन कानूनों का विरोध हमारे देश के हर हिस्से में किया जा रहा था। 6 फरवरी साल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक रॉलेक्ट नामक बिल को पेश किया था और इस बिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मार्च के महीने में पास कर दिया था, जिसके बाद ये बिल एक अधिनियम बन गया था। इस अधिनियम के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उस व्यक्ति को बिना किसी झूरी के सामने पेश किए जेल में डाल सकती थी। इसके अलावा पुलिस 2 साल तक बिना किसी भी जांच के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में भी रख सकती थी। इस अधिनियम ने भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक ताकत दे दी थी। इस अधिनियम की मदद से भारत की ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों पर काबू पाना चाहती थी और हमारे देश की आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलनों को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। इस अधिनियम का महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने विरोध किया था। गांधी जी ने इसी अधिनियम के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन पूरे देश में शुरू किया था। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत साल 1919 में शुरू किया गया। सत्याग्रह आंदोलन काफी सफलता के साथ पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चल रहा था और इस आंदोलन में हर भारतीय ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भारत के अमृतसर शहर में भी 6 अप्रैल 1919 में इस आंदोलन के तहत एक हड़ताल की गई थी और रॉलेक्ट एक्ट का विरोध किया गया था। लेकिन धीरे धीरे इस अहिंसक आंदोलन ने हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया था। 9 अप्रैल को सरकार ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इन नेताओं के नाम डॉ सैफुद्दीन कच्छू और डॉ सत्यपाल था। इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें अमृतसर से धर्मशाला में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां पर इन्हें नजरबंद कर दिया गया था। अमृतसर के ये दोनों नेता यहाँ की जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे और अपने नेता की गिरफ्तारी से परेशान होकर यहाँ के लोग 10 अप्रैल को इनकी रिहाई करवाने के मकसद से डिप्टी कमिश्नर मिल्स इरविंग से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने इन लोगों से मिलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इन गुस्साए लोगों ने रेलवे स्टेशन, तार विभाग सहित कई सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया। तार विभाग में आग लगाने से सरकारी कामकाज को काफी नुकसान पहुंचा था, क्योंकि इसी के माध्यम से उस वक्त अफसरों के बीच संचार हो पाता था। इस हिंसा के कारण 3 अंग्रेजों की हत्या भी हो गई थी। इन हत्याओं से सरकार काफी खफा थी। डायर को सौंपी गई अमृतसर की जिम्मेदारी। अमृतसर के बिगड़ते हालातों पर काबू पाने के लिए भारतीय ब्रिटिश सरकार ने इस राज्य की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर मिल्स इरविंग से लेकर ब्रिगेडियर जनरल R.I.H. डायर को सौंप दी थी और डायर ने 11 अप्रैल को अमृतसर के हालातों को सही करने का कार्य शुरू कर दिया। पंजाब राज्य के हालातों को देखते हुए इस राज्य के कई शहरों में ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया था। इस लॉ के तहत नागरिकों की स्वतंत्रता पर और सार्वजनिक समारोहों का आयोजन करने पर प्रतिबंध लग गया था। मार्शल लॉ के तहत जहां पर भी 3 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा पाया जा रहा था, उन्हें पकड़कर जेल में डाला दिया जा रहा था। दरअसल इस लॉ के जरिए ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित होने वाली सभाओं पर रोक लगाना चाहती थी, ताकि क्रांतिकारी उनके खिलाफ कुछ न कर सकें। 12 अप्रैल को सरकार ने अमृतसर के अन्य 2 नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया था और इन नेताओं के नाम चौधरी बूगा मल और महाशा रतनचंद था। इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अमृतसर के लोगों के बीच गुस्सा और बढ़ गया था, जिसके कारण इस शहर के हालात और बिगड़ने की संभावना थी। हालातों को संभालने के लिए इस शहर में ब्रिटिश पुलिस ने और सख्ती कर दी थी। जलियांवाला बाग घटना की कहानी। 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में कई संख्या में लोगों इकट्ठा हुए थे। इस दिन इस शहर में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन इस दिन बैसाखी का त्योहार भी था, जिसके कारण काफी संख्या में लोग अमृतसर के हरि मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर आए थे। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के करीब ही था, इसलिए कई लोग इस बाग में घूमने के लिए भी चले गए थे और इस तरह से 13 अप्रैल को करीब 20,000 लोग इस बाग में मौजूद थे, जिसमें से कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से सभा करने के लिए एकत्र हुए थे। वहीं कुछ लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए भी आए हुए थे। इस दिन करीब 12:40 बजे डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना मिली थी।
ये सूचना मिलने के बाद डायर करीब 4 बजे अपने दफ्तर से करीब 150 सिपाहियों के साथ इस बाग के लिए रवाना हो गए थे। डायर को लगा कि ये सभा दंगे फैलाने के मकसद से की जा रही थी, इसलिए इन्होंने इस बाग में पहुंचने के बाद लोगों को बिना कोई चेतावनी दिए अपने सिपाहियों को गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। कहा जाता है कि इन सिपाहियों ने करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाई थीं। वहीं गोलियों से बचने के लिए लोग भागने लगे, लेकिन इस बाग के मुख्य दरवाजे को भी सैनिकों द्वारा बंद कर दिया गया था और ये बाग चारों तरफ से 10 फीट तक की दीवारों से बंद था। ऐसे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बाग में बने एक कुएं में कूद गए, लेकिन गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं और कुछ समय में ही इस बाग की जमीन का रंग लाल हो गया था। कितने लोगों की हुई थी हत्या? इस नरसंहार में 370 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। इस नरसंहार में 7 हफ्ते के एक बच्चे की भी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा इस बाग में मौजूद कुएं से 100 से अधिक शव निकाले गए थे। ये शव ज्यादातर बच्चों और महिलाओं के ही थे। कहा जाता है कि लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाए। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इस हादसे में करीब 1000 लोगों की हत्या हुई थी और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल 370 के करीब लोगों की मौत होने की पुष्टि की थी, ताकि उनके देश की छवि विश्व भर में खराब न हो सके। डायर के फैसले पर उठे सवाल, इस नरसंहार की निंदा भारत के हर नेता ने की थी और इस घटना के बाद हमारे देश को आज़ाद करवाने की खवायाद और तेज हो गई थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों ने डायर के द्वारा किए गए इस नरसंहार को सही करार दिया था। बेकसूर लोगों की हत्या करने के बाद जब डायर ने इस बात की सूचना अपने अधिकारी को दी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर ने एक पत्र के जरिए कहा कि डायर ने जो कार्रवाई की थी वो एकदम सही थी और हम इसे स्वीकार करते हैं। डायर सेवानिवृत्त होने के बाद लंदन में अपना जीवन बिताने लगे, लेकिन 13 मार्च 1940 का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उनके द्वारा किए गए हत्याकांड का बदला लेते हुए ऊधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में उनको गोली मार दी। सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और कहा जाता है कि 13 अप्रैल के दिन वो भी उस बाग में मौजूद थे जहां पर डायर ने गोलियां चलवाई थीं और सिंह एक गोली से घायल भी है थे। जलियांवाला बाग की घटना को सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। इस घटना के बाद से सिंह डायर से बदला लेने की रणनीति बनाने में जुट गए थे और साल 1940 में सिंह अपनी रणनीति में कामयाब हुए और उन्होंने जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की मौत का बदला ले लिया। इस हत्याकांड को लेकर ब्रिटिश सरकार ने कई बार अपना दुख प्रकट किया है, लेकिन कभी भी इस हत्याकांड के लिए माफी नहीं मांगी है। साल 1997 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II ने अपनी भारत की यात्रा के दौरान जलियांवाला बाग का भी दौरा किया था। जलियांवाला बाग में पहुंचकर उन्होंने अपने जूते उतारकर इस बाग में बनाई गई स्मारक के पास कुछ समय बिताया था और 30 मिनट तक के लिए मौन रखा था। भारत के कई नेताओं ने महारानी एलिजाबेथ II से माफी मांगने को भी कहा था। वहीं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने रानी का बचाव करते हुए कहा कि रानी इस घटना के समय पैदा नहीं हुई थी और उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए।